नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 17 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत के साथ आपको बताते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर, और खबर बन रही है कि जस्टिन ट्रूडो ने विरोधियों के खिलाफ लगा दी है इमरजेंसी। चर्चा करेंगे कनाडा के हालों के बारे में। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। आज इस कहानी को सुनेंगे। नंबर दूसरा साथियों, भारत के दुनिया के अंदर एक जगह जहां पर डॉल्फिन का शिकार किया जाता है और डॉल्फिन के शिकार के कारण बहुत सारे मानवतावादी और बहुत सारे पर्यावरणविद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के सेशन में जिक्र करेंगे कुछ ऐसे सभ्यताओं का जहां पर डॉल्फिन जैसे स्तनपायी का शिकार किया जाता है और उसको लेकर के दुनिया भर के अंदर विरोध होता है। आज के सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहद डिफरेंट टाइप की चीज आपके सामने आने वाली है। ठीक इसी प्रकार से हाल ही के अंदर कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला सुनाते हुए ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग वाले जो वीडियो गेम्स हैं उन पर से पाबंदी हटा दी गई है। कहने का मतलब यह है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गैम्बलिंग करनी है या ऑनलाइन गेम खेलना है तो यह अपने आप में आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, व्यापार की नीति है, तो इसके ऊपर रोक कैसे लगा सकते हैं। ऐतिहासिक है, चर्चा करेंगे। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के ऊपर किसी बात को लेकर आरोप लगाया है और वो ये है, ये जबरदस्ती हमसे सोलर एनर्जी परचेज करवाते हैं और परचेज करवाते ही नहीं है, उल्टा ये और कहते हैं कि इसी से परचेज करना है। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप। आज समझेंगे हम इस बात को कि क्यों अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करने के लिए केंद्र सरकार दबाव बनाती है या फिर अब खुला छोड़ देती है, और अगर ऐसा है तो कुछ विधियां हैं क्या इसको करने की। क्या भारत सरकार का कोई टारगेट वारगेट है क्या, आज के सेशन में समझेंगे। कल पूरे टाइम संत रविदास जी की जयंती रही। भारतवर्ष में संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री झांझ बजाते हुए पाए गए। बहुत सारी जगह पर बहुत सारे त्योहार हुए। पंजाब का इलेक्शन केंद्र में रहा। इसी के चलते आज हम समझेंगे संत रविदास जी के जीवन के बारे में, जानेंगे क्या है इनकी कहानी। इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं, उनके अंदर रेलटेल नाम से एक कंपनी है जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग के अंदर ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है रेलटेल के अंदर। इसी के साथ साथ ही लस्सा बुखार हाल ही के अंदर ब्रिटेन में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, बहुत ज्यादा अननोन बीमारी के रूप में निकल करके आया है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय खनन कंपनी वेदांता भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करेगी। हर जिसके पास पैसा है सेमीकंडक्टर में घुस जाना चाहिए। महान गायक और संगीतकार बप्पी लहरी का हाल ही में निधन हो गया है, तो हम संपूर्ण श्रद्धांजलि इनको अर्पित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 15 फरवरी को मनाया गया। कीगम पीटरसन हीथर नाइट जनवरी महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए हैं। साथ में इसी के डाबर बनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। संदीप बख्शी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के लिए नामित किए गए हैं। साथ में भारत सरकार ने तेलंगाना के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मारू महोत्सव जैसलमेर रेगिस्तान के अंदर राजस्थान में मनाया गया है। मरू महोत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में यह भी जान लीजिए, हमारे द्वारा रोजाना शाम को 6 बजे आप लोगों की एक फ्री स्पेशल क्लास ली जा रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फ्री स्पेशल क्लास है जिसमें कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके लिए इंटरेस्ट जाहिर किया था, तो हमने आपके लिए उन क्वेश्चंस को कराना जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए महत्वपूर्ण है शुरू किया हुआ है। यदि आप चाहते हैं तो उस क्लास को पढ़ सकते हैं, काफी फ्रूटफुल साबित होगी। कल हमने उसका पहला सेशन ले लिया है, अगर आप उस सेशन को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज उसका पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा जिसमें कि हम फाइनेंशियल रिलेशंस पढ़ाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी के अंदर मेरा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिस लॉन्च के अंदर हम लोग इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। पॉलिटिक खत्म हो चुका है, इकोनॉमी यहां पर पढ़ा रहे हैं। नॉट फॉर SSC एग्जामिनेशंस बट डिफेंस और स्टेट PCS एग्जामिनेशंस भी आपके लिए ये काफी यूजफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10, और जो क्लासेस निकली हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगी। जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है अंकित 10, और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करने के लिए आप
इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहां पर आपको क्लास की पीडीएफ क्लास पूरी होने के बाद में मिल जाती है। आज का मोटिवेशन है, बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछ कर नहीं भरते। हम में से बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा वर्ग जो कि इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी में जा रहा है, वो अपनी काबिलियत जांचने के लिए दूसरों के पास जाता है और उनसे पूछता है। दूसरे कौन होते हैं मैं आपको बताता हूं। कोई बड़े भैया हो गए, कोई पंडित जी हो गए, कोई डॉक्टर साहब हो गए, कोई साहब घर के बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति हो गए, और उनके पास जाकर के पूछता है क्या मैं ये कर पाऊंगा। मतलब साहब मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, पंडित जी जरा कुंडली देख के बताओ क्या मैं कर पाऊंगा। भैया जरा बताओ कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा। भैया मैं गवर्नमेंट एग्जाम पास करना चाहता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा। ये तमाम चीजें हम खुद से ना पूछकर दुनिया भर से पूछ के चलते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास से कम दूसरों के कहे पर विश्वास ज्यादा करते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, बहुत ज्यादा जरूरी होता है लोगों से पूछना, क्योंकि वो अनुभव बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पूछें, लेकिन ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप ये पूछें कि ये कैसे करनी है। दिस शोज योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं कर पाऊंगा या नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे। अब मुझे सही दिशा दिखाओ, कैसे कर पाऊंगा, कैसे करनी है वो तरीका बताओ। आप ये तो सोच लिया मैंने कि क्या करना है, ये आपका दिशा बदलने का तरीका है। हम अक्सर अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले सबसे पूछते हैं साहब मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई उसको क्या पता कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। खुदा न खास्ता वो ये बोल दे कि नहीं यार तुम्हारी जैसी परसेंटेज के लोग आज तक देखे तो नहीं हमने, यार हिंदी मीडियम के लोगों का सिलेक्शन होते देखा तो नहीं यार हमने गांव देहात से निकले व्यक्तियों को बहुत कम ही देखा है यार। ये लो उनका कहना हुआ और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो बात जाकर बैठ गई, और वो ऐसा बैठी कि आप खूब हाथ पैर मार लिए, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप खुद से पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। एक बार अपने आप से विचार विमर्श करिए। आपकी परिस्थितियां, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, अब वो आपका डिटर्मिनेशन है। अब अगर आपको कहीं जाना है ना पूछने के लिए, तो ये पूछिए कि साहब मैंने डिसाइड तो कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? कि साहब मुझे दिल्ली जाना है, कि साहब मुझे बंबई जाना है। ये तो हो गया डिसाइड। अब तरीका बताओ कैसे जाना है। तरीका बताइए, ट्रेन से जाऊं, पैदल जाऊं, हवाई जहाज से जाऊं, उड़कर जाऊं, क्या करना है मुझे। ये तरीका लोगों से पूछ सकते हो। दिशा के अंदर आप लोगों को ये याद रखना होगा कि डिटर्मिनेशन आप ही का आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कुल जमा बात ये है। तो चलिए आज के इसी सेशन के साथ, इसी बात के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कृष्णा, अमिया, योगिता, लक्ष्मी, उमेश, गुलशन, मणिकांत, स्नेहा, सिमृत, प्रज्ञा, अमित, सुनील, आशीष, पूजा, मौसम, बिट्टू, ड्रीम, अजय, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर करिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। आज के सेशन में खास तो है, खास क्या है तो वो आइए शुरुआत के अंदर बताते हैं आपको। साथियों एक देश है जो अपने आप को विकसित देश कहलवाता है, नाम है उसका कनाडा। उसने अपने यहां पर इमरजेंसी लगा ली है। अच्छा, इमरजेंसी लगाने वाला ये जो देश है, इसकी कहानी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताई थी। यहां पर प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के ट्रक ड्राइवर से कहा था कि वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम खुद से तो लगवा लेंगे, लेकिन कंपलसरी होने का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो? इस आधार पर ट्रक ड्राइवर्स ने विरोध कर दिया। फ्रीडम मार्च निकाला गया। ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा की राजधानी ओटावा के अंदर अपने ट्रकों से पूरी तरह से राजधानी को जाम कर दिया। हालात ये हुए कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। स्थिति यह है कि लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रूडो साहब ने इसी बात के ऊपर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी जिसके तहत प्रावधान अब यह किया जा रहा है कि जितने भी लोग प्रदर्शन में इन्वॉल्व हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। यानी अकाउंट फ्रीज का मतलब हुआ उनके अकाउंट में जो पैसा जमा है अब वो सरकार अपने पास रख लेगी, उनको पहचान के। नंबर दूसरा, जितने भी वाहन इन्वॉल्व हैं प्रदर्शन के अंदर, उन वाहन का इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे जब भी वो वाहन सड़क पर उतर कर आएंगे उन वाहनों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकेंगे। तीसरा, कहा गया है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट के अंदर अब खड़े हैं उन लोगों को ना केवल पुलिस गिरफ्तार करेगी बल्कि उनको सजा भी दी जाएगी। इसका मतलब सजा भी दी जाएगी और फाइन भी लगाया जाएगा। यानी कहने का कुल अर्थ यह है कि प्रोटेस्टर्स को
हटाने के लिए जिस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है, इस रवैये में पूरी तरह तानाशाही नजर आती है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। बात कुछ इस प्रकार से है कि भारत में भी बहुत लंबे समय तक दिल्ली आने वाले रास्तों को किसानों ने रोक कर रखा, लगभग 1 साल से ऊपर। पूरी दुनिया देखती रही, इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ, जहां पर इतनी जनसंख्या को मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। हमने दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर किसानों को बैठे देखा, तमाम लोगों को परेशान होते देखा। सरकार भी प्रॉपर तरीके से बातचीत के अंदर इन्वॉल्व रही, लेकिन ऐसा एक बार भी आपने नहीं सुना कि डिमांड करने वाले व्यक्तियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हो, या उन्हें जेल में डाल दिया गया हो, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई हो। ऐसा कनाडा में हो रहा है। इसके अंतर्गत कनाडा के अंदर जो काम हो रहा है, इस वजह से कनाडा की अपोजिशन पार्टी खुद जस्टिन ट्रूडो को तानाशाह कह रही है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, आपको प्रदर्शन के साथ साथ बातचीत का अधिकार दिया जाता है। आप अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार को बातचीत पर विवश कर सकते हैं, और तो और सरकार को कानून बदलने पर बाध्य कर सकते हैं। भारत ने किया है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने इसका वाइब्रेंट उदाहरण दिया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, एक देश जिसने इस प्रकार से अपने प्रदर्शनकारियों के सामने 3 वीक के अंदर इतनी कठिन प्रकार की चीजें लाद दी, क्या आपको यह राजनीतिक रूप से क्या लोकतांत्रिक तरीका लगता है? क्या आपको लगता है कि क्या कनाडा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहा है? वही कनाडा जिसने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उसके यहां पर मात्र 3 वीक के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ऐसा देश जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्यारे साथियों, लोकतंत्र के इंडेक्स में इस देश का नंबर 5वें नंबर पर आता है। और भारत जहां पर साल भर से ऊपर प्रदर्शन चले, वहां पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंक 53 आती है। यानी कि बात हो दुनिया के अंदर लोकतंत्र के पैमाने पर भारत कहां आता है, तो आंसर है कि भारत 53वें नंबर पर आता है डेमोक्रेसी के अंदर। लोगों की डेमोक्रेसी रैंकिंग जो आती है उसमें, वहीं डेमोक्रेसी रैंक में कनाडा मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, जहां पर 3 वीक के प्रदर्शन के अंदर इमरजेंसी लग जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सरकार ने एक बार भी किसानों से छोड़िए, प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं करी। भारत में 11 राउंड्स की बातचीत हुई है। यहां पर एक बार जो रोड ब्लॉक की गई, उसके ऊपर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। यहां पर अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। यहां पर मैटर को कोर्ट ले जाया गया, यहां पर कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया नहीं हुई, सीधा इमरजेंसी लाद दी गई। उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक नहीं हैं और ये लोग डेमोक्रेटिक हैं। आप सोचिए और विचार करिए कि लोग जब हमारे बारे में कुछ बोलते हैं और आप किस प्रकार से भावनाओं में बह जाते हैं। साथियों, हम कह रहे हैं कि ये तानाशाह हैं। इनको कहने से पहले इनकी पार्टी के अपोजिशन लीडर, जिसका नाम है, जिनके द्वारा इनका नाम लिया गया है, इनका नाम है कैंडिस बर्गन। कैंडिस बर्गन ने अपने स्टेटमेंट में इन्हें, मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपके सामने स्टेटमेंट सुनाऊं तो आप शायद सुन पाए, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में इन्हें डिक्टेटर कहा है, तानाशाही कहा है। ये कैंडिस वो हैं बर्गन, जो कि यहां के अपोजिशन लीडर हैं। सुनिए आप। मैं अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूं कि ये कनाडा है, आपकी तानाशाही नहीं। Isn't it true the Prime Minister is doing this for one reason and one reason alone? It's to save his own political career. और इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, ये केवल अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा यहां की संसद में इनके अपोजिशन ने ही इनके ऊपर आरोप लगाया है। इनके ऊपर लगाए गए आरोप के बाद में ये मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या मीम वायरल हो रहा है? मीम वायरल हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जैसे ही इमरजेंसी लगाते हैं, तुरंत शी जिनपिंग फोन उठाकर पुतिन से बात करते हैं और पूछते हैं, ब्रो यू सी दिस? क्या मेरे प्यारे मित्र, आपने ये देखा कि ट्रूडो ने क्या किया? ट्रूडो ने इमरजेंसी लगाई और दे कॉल अस डिक्टेटर्स, और ये लोग हमें डिक्टेटर कहते हैं।
ये बात हो रही है शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में। इसी बीच के अंदर शी जिनपिंग कहते हैं होल्ड ऑन, एक बार हमें एक लाइन पर बंदा और है, उसे भी जोड़ लेना चाहिए। और दिखाई पड़ता है नॉर्थ कोरिया के कलाकार। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे लोग जो आपस में इस दुनिया में डिक्टेटर कहलाने के लिए जाने जाते हैं, इन कलाकारों के ऊपर जो मीम वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कुछ आईना तो जरूर दिखाता है। डेमोक्रेसी का राग अलापने वालों के यहां लगी इमरजेंसी पर हमें भी खेद है, लेकिन खेद होने के साथ साथ हमें वो बात भी याद आती है जब ये प्राणी कहता हुआ पाया जाता है। क्या कहता हुआ पाया जाता है, आइए सुनिए इस प्राणी की बात सुनिए साहब। जस्टिन ट्रूडो ऐसा भी है। A really important time for us to come together, even more so this year than normal, because COVID-19 is keeping us all separate. That being able to come together and celebrate like this is really wonderful. So it's wonderful to be here with Minister Sajjan, Minister Baines, Minister Chagar, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality. ये जनाब कहते हुए पाए गए थे भारत के मुद्दे पर। हमें ना क्यों, मतलब मेरे को भाई देखो, वास्तविकता में कहीं का भी लोकतंत्र प्रभावित होता है, दुख होता है। हमारे देश में भी कोई प्रक्रिया होती है, दुख होती है, लेकिन जो लोग है ना अपना सब वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल, ये जो लोग डायलॉग मारते हुए पाए जाते हैं ना भाई, इनके साथ जब कुछ होता है ना तो फील बहुत सही आती है। ये जनाब कहते हुए पाए गए थे, क्या कहते हुए पाए, सिचुएशन इज कंसर्निंग इन इंडिया, कैनेडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। अरे तुम अपना घर संभालो मियां, हमारे कहां पीछे पड़ रहे हो, हैं? तुम देखो चल क्या रहा है तुम्हारे यहां पे। पीसफुल प्रोटेस्ट तुम हमारे का समर्थन करते हो, यानी कि किसान हमारे यहां पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। अब कर दे हम एक बार हमारी तरफ से बयानबाजी करवा दे प्रभाव सरकार से, भारत सरकार कह दे कि ट्रक ड्राइवर्स गलत क्या कह रहे हैं, तुम दानाशाही क्यों कर रहे हो, लो हमारे यहां से आ जाए एक बार विदेशी प्रवक्ता का स्टेटमेंट जो ये कह दे कि कनाडा में लगा हुआ इमरजेंसी जनतंत्र के खिलाफ है। इमरजेंसी का तो भारत सरकार विरोध करती ही है, फिर क्या करोगे बेटा। कहने का अर्थ यह है कि ये लोग जो है ना, ये बस किस्मत से बन गए हैं भाई। अब ये किस्मत से बने हुए लोग जो हैं ढिंडोरा पीटते हैं कि लोकतांत्रिक है। इनकी जो खाल है वो असली मायने में तो अब दिख रही है कि किस प्रकार के मतलब व्यक्तित्व के ये धनी हैं। इनके द्वारा किए गए कारनामे आपको समझ में आ चुके होंगे। इसलिए मैं अक्सर आप सबसे निवेदन करता हूं, भारत के बारे में दुनिया का कोई भी देश जो बयानबाजी करता है उससे उसकी नजरों में चुभ रहे हैं हम, ये बस ये मान के चलिएगा। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये लोग मैनेज कैसे करके चल रहे हैं। आप सोचकर देखिए, भारत में तो एनी टाइम चुनाव रहता है यार, एनी टाइम, हर साल चुनाव, कोई ना कोई हर साल दूसरे साल चुनाव होता है। सरकारें पूरे टाइम डेमोक्रेसी की परीक्षा में चलती हैं, चाहे किसी की परीक्षा चल रही हो, है। ऐसी स्थिति में 13 महीने तक हमने फार्मर प्रोटेस्ट देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, और फिर पीसफुली उसको खत्म भी किया गया है। ये लोग हमारे बारे में कमेंट्री करते हुए पाए जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने यहां प्रोटेस्ट के अंदर जो करने वाले लोग हैं उन पर इमरजेंसी रोक दी है साहब। इनकी इमरजेंसी बहुत खतरनाक प्रकार की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, यात्राएं नहीं करेगा, परमिट जो क्या बोलते हैं परमिट्स इवैक्यूएशन होगा, टेक ओवर प्राइवेट रिसोर्सेज होगा। अपने देश में इमरजेंसी का मतलब केवल यह होता है कि आपके कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका अगर हनन हुआ तो आप लोगों की आवाजाही बैन हो जाएगी, यानी कि मूल अधिकारों के केस में हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे आप, बाकी देश एज इट इज चलेगा। इनके यहां अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, यात्रा पर रोकने की बात हो रही है, और पता है ये मजेदार बात बोलते क्या है, ये बोलते हैं कि हमारे यहां मूल अधिकारों पर रोक नहीं लगाते। महाराज, हमारे यहां पर यात्रा करना भी मूल अधिकार है। हमारे यहां आर्टिकल 19 का हिस्सा है जनाब, एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा के हिसाब से जाना। और ये जनाब बोल रहे हैं बैन ऑन ट्रैवल करने वाले हैं हम। बैन ऑन ट्रैवल करने वाले हो तो यार तुम तो मूल अधिकारों का ही हनन कर रहे हो। वो बात दूसरी है कि तुमने इसको मूल अधिकार नहीं मान रखा। हमारे यहाँ पे मूल अधिकार है जनाब ये, और हमारे यहाँ इमरजेंसी में ये सब चीजें बैन होती हैं। हम सब इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं, और तुम कह रहे हो कि हम, अब देख लो, परमिट इवैक्यूएशन, लोगों की प्राइवेट रिसोर्सेज को जब्त कर लेना, ये इनके यहां हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किस तरह की इमरजेंसी है मैं बता देता हूं। यहां पर 4 प्रकार की इमरजेंसी लगती है। ये जो इमरजेंसी लग रही है ये पब्लिक वेलफेयर के नाम पर लग रही है, सॉरी पब्लिक ऑर्डर के नाम पर लग रही है, कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। पब्लिक ऑर्डर बोले तो जो लोक कानून की व्यवस्था इस समय चल रही है,
आपको जान के आश्चर्य होगा, कनाडा में ये पहली बार इमरजेंसी नहीं है, 52 साल बाद पहली बार इमरजेंसी लग रही है। फिर आप पूछेंगे तो 52 साल पहले किसने लगाई थी? इन्हीं के पप्पा ने लगाई थी, जस्टिन ट्रूडो के पप्पा ने। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने 52 साल पहले, जिनका नाम है पियरो ट्रूडो, उनके द्वारा 52 ईयर्स पहले इनके फादर के द्वारा ही, पियरे ट्रूडो के द्वारा यहां पर इमरजेंसी लगाई गई थी। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर तो ये इमरजेंसी लगा लेते हैं। हमारे यहां पर इतना प्रोटेस्ट तो एनी टाइम देश के किसी ना किसी कोने में चल रहा होता है भाई। देश बड़ा है हमारा, कुछ सीखो हमसे, है। पियरे ट्रूडो ने पता है किस बात के ऊपर वो लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी? कुछ ब्रिटिशर्स को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था, कुछ ब्रिटिशर्स को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। इस बात को लेकर के इनके पिताश्री भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय। मतलब यहां पर भी लोकतंत्र की बात करने वाले जो लोग हैं ये परिवारवाद से ग्रसित हैं। इनके पिताजी जो हैं वो खुद जो है इमरजेंसी लगाए थे। कब क्यों लगाए थे? कुछ ब्रिटिशर्स को इनके देश के अंदर किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था, बस इस बात पर इमरजेंसी लगा दी। अरे हमारा एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, है, हालत खराब हो जाएगा। किडनैप तो हमारे हर जिले में हो रहा है। गजब प्राणी हो तुम यार। ठीक है घर, कोई बात नहीं, हम इस चीज की तो खैर खुशी नहीं मनाएंगे कि तुमसे किडनैप में आगे हैं, लेकिन समझाएंगे बेटा हमको लोकतंत्र का ज्ञान मत पढ़ाया करो, ठीक है। दुनिया के विशेष रूप से ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश है ना, जब ये हमको सिखाने आते हैं कि लोकतंत्र ये होता है, लोकतंत्र यूं होता है, तो हमें लगता है कि सुनो, रखो अपने पास इन सब चीजों को। तुम्हारे तो खुद के अपोजिशन वाले तुम्हें डिक्टेटर बोल रहे हैं, ज्ञान हमें देने चले आ रहे हो। उम्मीद है कि कनाडा की इमरजेंसी आपके दिमाग में घुस गई होगी, कैसी इमरजेंसी है इनकी, है, ज्ञान देने चले हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप सभी साथियों को। ये सारी जानकारी अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, राजधानी छोड़ के भाग गए, ये वीडियो किया था मैंने 2 वीक पहले, उठा के देख लेना, ये सब चल रहा है इनके यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया साहब कनाडा का। हैप्पी मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं साहब। आज क्या है कि हमको इस तरह के लोगों से थोड़ी सी खुन्नस आ रखी है, हमने इसीलिए सारी न्यूज ऊपर की ऊपर ऐसी की ऐसी ली है। अब एक दूसरे देश की यात्रा कराते हैं आपको, नाम है उसका डेनमार्क। जब देखो कोई सी भी लिस्ट निकल के आए, सबके अंदर टॉप पे पाया जाता है भाई अपना डेनमार्क। सबके ऊपर कोई सी भी बात हो, कोपेनहेगन एग्रीमेंट, ओ भाई साहब, मतलब पर्यावरण से संबंधित कोई भी नीति आए उसके अंदर ये सब, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, एनी टाइम कोई सा भी इंडेक्स उठा लो, टॉप 10 में यही लोग पाए जाएंगे। चाहे प्रेस फ्रीडम हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वच्छता हो, जहां उठाओगे सब पे टॉप पे पाए जाएंगे साहब। ये उनके स्वच्छता दिखाएं आपको, आओ एक तस्वीर दिखाते हैं, फिर इन लोगों के बारे में बतियाते हैं। कुछ तस्वीरों से विचलित मत हो जाना, देख करके मैं भी विचलित हो गया था, आपको भी दिखाते हैं, फिर बतियाएंगे इनके बारे में। हाँ भाई, एक बार देख लो जरा ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, जो सुबह सुबह आपका मन जो है वो व्यथित कर सकती हैं, एक बार के लिए देख लीजिए। ये जो रंग दिख रहा है ना साहब, ये रंग खून है। कहने में दुख तो होगा, देखने में परेशानी भी होगी, सुबह सुबह मन विचलित भी होगा। ये खून है, और ये खून किस चीज का है? यहां कुछ मछलियां पड़ी हुई हैं, शायद आपको वो दिख जाए। डॉल्फिन्स है साथियों। ये यहां ये लोग खड़े हैं जो डॉल्फिन्स का शिकार कर नहीं रहे, देख रहे हैं। साथियों, इतना अगर भारत में हो जाए ना, तो ये सब लोग ऐसे विलाप और रुदन करें कि भाई साहब जाने क्या हो गया है। अब देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो जहाज यहां पर दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, पानी के ट्रॉलर्स जो दिख रहे हैं, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। पहले आप तस्वीर देख लीजिए और नजदीक से देखिए आप। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये सारी डॉल्फिन्स हैं। इन डॉल्फिन्स को बेरहमी से मारा जाता है हर साल। डेनमार्क की बात कर रहे हैं आप पूछेंगे क्यों मारा जाता है साहब, शिकार किया जाता है, क्या सीन क्या है? अच्छा रुकिए, थोड़ा सा हम तरीका बता देते हैं आपको। आपको मालूम है कि कोई भी देश अपनी फूड हैबिट्स के लिए आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो वेजिटेरियन हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है। भारत भी फिश मार्केट में बहुत बड़ा उत्पादक राज्य है। हम लोग दुनिया भर के अंदर फिश का एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम बहुत अच्छे से फिशिंग करते भी हैं, एक्वाकल्चर करते भी हैं। लेकिन आप इनकी बेरहमी को अगर देखेंगे ना, तो उसके बाद आपका फिश कल्चर पे से विश्वास उठ जाएगा। ये लोग करते क्या है, एक बार के लिए आप एक फोटो देखिए, एक वीडियो देखिए, जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। आइए, 1400 डॉल्फिन्स के मरने की कहानी सुना रहा हूं मैं फैरो आइलैंड पर, जिसके बाद में यह कहा जा रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह विचलित कर दें। जरा इस दृश्य को देखिए आप। ये एक जंदी डॉल्फिन है जिसको कि बीच पर लाया गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग परेशान हो जाएं, थोड़ी देर के लिए वीडियो ना देखें, आंख बंद कर लें। यहां पर एक प्राणी जो है इस डॉल्फिन को मारते हुए दिखाई दे रहा है। साथियों, ये चारों तरफ से एक आइलैंड है, यहां लोग रह रहे हैं। यहां पर एक डॉल्फिन को
बिल्कुल बीच पर लाकर मारा जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर डॉल्फिन का शिकार क्या प्रतिबंधित है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं। जिंदी डॉल्फिन को लाकर के मारा जाता है, यानी कि एक तो होता है कि मछली को आपने पकड़ लिया, आप उसका जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, ये फन एक्टिविटी है इन लोगों के लिए। ये कर क्या रहे हैं, पहले डॉल्फिन को पानी में से घेर करके समुद्र के तट पर लेके आते हैं। ये देखिए आप लोग, इन लोगों को देखिए चल क्या रहा है। पहले पकड़ करके समुद्र के तट तक, ये जो जहाज खड़े हैं ना, ये घेर घेर करके, नेट में भी डाल के नहीं लाते, ये लोग घेर करके उस मछली को तट के ऊपर लेके आते हैं, सरकाते हुए जिंदी डॉल्फिन को लेके आते हैं, फिर जिंदी डॉल्फिन को पकड़ के उसमें कट लगाते हैं, और आप देखिए फिर किस प्रकार से उसमें से खून की नदियां बहती हैं। हो गया मन विचलित, हो गए परेशान? मैं भी हुआ था, लेकिन फिर से मैं आपको ये नजारे इसलिए दिखा रहा हूं, हम लोग कब तक अपने आप को नीचा समझेंगे, हम लोग अपने आप को कब तक इन लोगों के चश्मों से जांचेंगे जिन्हें ना मानवता की कद्र है, ना जिन्हें लोकतंत्र की कद्र है। हम इनकी रैंकिंग के हिसाब से अपने आप को मानते हैं कि हम तो बहुत पिछड़ गए यार, है ना। आइए चर्चा करते हैं अब ये कहां की बातें हो रही हैं। साथियों, ये बातें हो रही हैं आपके सामने फैरो नाम का आइलैंड, जो कि डेनमार्क में है। डेनमार्क आपको पता होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क हम पढ़ते हैं। डेनमार्क के हिस्से में ग्रीनलैंड आता है और अटलांटिक ओशन के ऊपर की तरफ फैरो आइलैंड आता है। देखिए, मैं अगर आप लोगों को ये मैप दिखाऊं तो इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है यहां पर, उसका नाम डेनमार्क है। साथियों, ये जो डेनमार्क यहां पर है, डेनमार्क का आइलैंड जो है उसका नाम है फैरो आइलैंड। यहां पर डेनमार्क के कुछ लोग आकर के निवास करते हैं। देखिए, होने को तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क यहां पर है, अब यहां से ये लोग यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, आइलैंड पर बैठे रहते हैं ना, जैसे कि फ्रांस वाले नीचे जाकर के बैठे हुए हैं फ्रेंच गुयाना पर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब लोग यहां पर हैं, ये यहां पर डॉल्फिन पकड़ते हैं और डॉल्फिन पकड़कर उसकी हत्या करके यूके को सप्लाई करते हैं। जब यूके को यह बात पता चली कि यह मामला उजागर हो गया है, डॉल्फिन का शिकार करके ये लोग जब हमें सप्लाई करते हैं तो ये दुनिया के सामने आ गया है, तो डॉल्फिन के शिकार के चलते यूके ने अपना जो इनके साथ ट्रांसपोर्टेशन है वो बैन कर दिया है कि नहीं नहीं भाई, हम नहीं लेंगे तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन के बाद निकली हुई डॉल्फिन है। इनके यहां पर ये जो जगह है, ये क्यों पहचानी जाती है मैं बता दूं। ये जगह इन्होंने केवल अपनी फन एक्टिविटी के नाम पर बनाई हुई है। फन एक्टिविटी बोले तो डॉल्फिन को पकड़ना। फिर जब इनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बोले साहब ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। बोले वाह, तुम्हारे यहां सदियों से चली आ रही है, हमारे यहां पर जब जल्लीकट्टू होता है, हमारे यहां पर जब उनकी बैलों की दौड़ कराई जाती है, तब तुम दुनिया वाले इस चीज को ह्यूमन क्रुएलिटी के नाम पर दुनिया भर के प्रमुख अखबारों में छापते हैं कि देखिए यहां पर बैलों को दौड़ाया जाता है, कोई नहीं मार रहा है। जल्लीकट्टू जैसे उत्सव में कोई भी किसी जानवर को मार नहीं रहा है, वहां पर उसके गले में बंधे हुए एक नोट को, एक रस्सी को पकड़ने की एक लड़ाई चल रही है, उसको दौड़ने की एक फन एक्टिविटी के नाम पर हम रेस लगा रहे हैं। वो तो तुम्हारे यहां पर अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं, एटा पेटा जैसे जाने कितने संगठन निकल के उतर आते हैं और कहना शुरू करते हैं कि साहब देखिए, भारत के अंदर मानवता के नाम पर क्रुएलिटी, एनिमल क्रुएलिटी इस आधार पर हो रही है। और तुम्हारे यहां पर सदियों से चली आ रही ये परंपरा जब निकल करके आती है तो तुम इसे फन एक्टिविटी मानते हो और कहते हो कि ये जीवन यापन के लिए जरूरी है। जीवन यापन के लिए तो मछली बहुत से लोग खा रहे हैं भाई, हमसे ले जाओ यार। समझ में आ रहा है आपको? डबल स्टैंडर्ड्स अगेन। ये लोग मानवता के नाम पर, ह्यूमैनिटीज के नाम पर बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। फिर से जगिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, इन सब चीजों को दिमाग में लेकर आइए, दूसरे के चश्मे से खुद को देखना बंद करिए। हम लोगों की मानसिकता में यह भर दिया गया है कि दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, उस दिन आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे, किसी ने आपकी बुराई कर दी, उस दिन आप डिप्रेशन में हो जाएंगे। पता नहीं कौन सी मानसिकता हमारे अंदर आ गई है। अपने आप को पहचानिए, हम लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। इस चीज को जानिए जो यहां पर देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने ये न्यूज केवल बैक टू बैक इसीलिए ले ली, मैंने कहा आज 2 बड़े बड़े लोगों को लपेटने का मौका है। तो फैरो आइलैंड का डिबेट जो है, अब उसके ट्रेडिशन के ऊपर डिबेट शुरू हो चुका है दुनिया भर के अंदर। ये सितंबर की न्यूज थी, होने को तो सितंबर में किलिंग की गई थी 1400 डॉल्फिन्स की, लेकिन उसका जो वीडियो फुटेज है वो फरवरी में जाकर के लोगों के पास पहुंचा है। तब से पूरी दुनिया में इस पर डिबेट शुरू हो गई है। फैरो आइलैंड बिगिन रिव्यू ऑफ कंट्रोवर्शियल डॉल्फिन हंट। अब ये कल के दिन ये न्यूज बाहर निकल के आई है।
किलिंग सितंबर की थी, न्यूज अब जाके बाहर निकल करके आई है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इस जानकारी को, तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि फैरो आइलैंड कहां है। तो आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर है। किस चीज के लिए जाना जाता है वो हमने आपको बता दिया। इसके साथ साथ इस ट्रेडिशनल प्रक्रिया को, जैसे अपने यहां पर जल्लीकट्टू महोत्सव है, इस प्रक्रिया को ये लोग ग्रिंड ड्रैप के नाम से जानते हैं। ग्रिंड ड्रैप और ग्रिंड के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया का नाम इन्होंने, इस हंटिंग प्रक्रिया का नाम ग्रिंड ड्रैप रखा हुआ है। इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब दुनिया भर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस चीज को लेकर के अब आंदोलन में खड़े हो गए हैं, जो इस चीज को जब पता चल ही गया है तो इसका विरोध करने के लिए सामने आ गए हैं। यूके ने इनके साथ ट्रेड प्रैक्टिसेस बैन कर दी हैं कि साहब हम आपसे मरी हुई डॉल्फिन्स जो हैं अब नहीं खरीदेंगे। खैर जो भी हो, हमारा तो उद्देश्य देखिए, अल्टीमेटली जब आदमी किसी चीज को भोजन के रूप में स्वीकार करता है तो मानवता का प्रदर्शन करे, अल्टीमेटली यही सबसे बड़ी जीवन की महत्वाकांक्षा है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं साथियों। ये केवल एक इंफॉर्मेटिव खबर थी, लेकिन इसने मुझे बहुत ही विचलित किया था, तो मैंने सोचा आप सबसे भी साझा किया जाए, आपके अंदर का भी जो भारतीयता है वो जगाई जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, यानी इंडियन पॉलिटी के हिसाब से अच्छे प्रश्नों के अंदर जिसे शामिल किया जाएगा वो है ये प्रश्न। रिसेंट डेज में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी। क्या नोटिस की होगी? आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम्स के एडिक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे होंगे आप में से, हो सकता है कई तो ऐसे बाल कलाकार अभी भी क्लास में हो जो कि इस समय थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुन किसी और उस पर रहे हो और साथ में वीडियो गेम खेल रहे हो, है ना। बहुत सारे आप में से बाल कलाकार ऐसे होंगे, नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा, इन बाल कलाकारों के साथ में एक चीज और भी है। आप में बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं, या तो वो ड्रीम 11 जो फैंटेसी, जो उसके अंदर आप गैम्बलिंग करते हैं, टीम बना करके क्रिकेट खेलते हैं, कुछ एमपीएल पर खेलने वाले लोग होंगे। मैं कुछ कंपनियों के नाम लिख करके आया था क्योंकि मैं तो इनके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं। ड्रीम 11, एक है रमी सर्कल जिसके अंदर रमी खेलते हैं बच्चे, इसके बाद में माई 11 सर्कल। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके गेम खेलने का आप लोगों को लगभग एडिक्शन हो चुका है। जिनको नहीं हुआ है अच्छी बात है, जिनको पता ही नहीं है वो तो और भी अच्छी बात है। इन चीजों को लेकर के तमाम राज्य सरकारें समय समय पर परेशान होती रही हैं। किस चीज के लिए? कि वहां का जो युवा है वो ऑनलाइन गेम का और इस प्रकार के सट्टे वाले गेम का, जो गैम्बलिंग वाले गेम है, बैटिंग वाले गेम है, इन गेम का एडिक्ट हो चुका है। अब सरकारों का तो उद्देश्य है कि आपका जीवन बचाएं। जीवन बचाएं तो सरकारों ने, विशेष रूप से कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर के अंदर, बात है 5 अक्टूबर की, कर्नाटक सरकार ने अपने यहां पर एक कानून पारित किया। कानून का नाम जो था वो पुलिस अमेंडमेंट एक्ट था, जिसका नाम था पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस पुलिस अमेंडमेंट एक्ट में कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग करने वाले जो ये गेम है, इन सबके ऊपर पाबंदी लगा दी और कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति ये खेलता हुआ पाया जाएगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और 1 लाख रुपए तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है, अक्टूबर में एक प्रकार से समझिए कि कर्नाटक के लोग ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दिए। अब आप पूछेंगे क्यों साहब, सरकारों को क्या दिक्कत? मेरा खेलने का मन है तो मैं खेलूंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मेरे पास पैसा है तो मैं लुटाऊंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपको सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है, खेलिए, क्योंकि साहब महाभारत काल में भी देखा है हमने, तो ऐसा होता था। कई कलाकार इस प्रकार के तथ्य देते हुए पाए जाते हैं। एनीवे, लेकिन जनाब चूंकि खेलने वाला युवा वो है जो कि अभी कमाना शुरू नहीं किया है, वो पैसे घर वालों के ही लेकर के उस पे लगा रहा है। और जब जुए के खेल में वो एंट्री करता है, गैम्बलिंग के खेल में जब वो एंट्री करता है, तो उसे एक एडिक्शन सा सवार होता है कि मेरे चाहने से मेरी टीम जीत गई, मैं तो बुद्धिमान हो गया, मैंने उस गेम से पैसा जीत लिया। पैसा जीत करके मुझे फीलिंग आने लगी कि मेरी ड्रीम 11 में जो टीम बनेगी, अगर ये आईपीएल का मैच खेलेगी तो भाई अगर मेरे ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर गए तो मैं अल्टीमेटली इतना पैसा जीतकर घर जाऊंगा। आपको लगता है कि बाई चांस अगर मेरे खिलाड़ी जीत गए तो ऐसा हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ना तो आप खुद गेम खेलने गए, ना ही आपसे कोई पूछ रहा है कि किस खिलाड़ी को क्या करवाया जाए, लेकिन फिर भी आपको अपनी किस्मत पर यकीन है कि आज तो भाई इस खिलाड़ी का बैट चल जाएगा, आज तो इस बॉलर की बॉल सही दिशा में जाएगी। अर्थात आप गेम नहीं खेल रहे, स्किल वाला गेम नहीं खेल रहे, आप गेम बाई चांस खेल रहे हैं, यानी कि आप लक फैक्टर वाला गेम खेल रहे हैं। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि आप में से कुछ एक लोग तो उस प्रक्रिया में विजयी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक बाई चांस है।
लेकिन जनाब बहुत से लोगों का पैसा उसमें डूब जाता है। डूबने वाले लोग वो हैं जिन्होंने अपने घर में से किसी ना किसी प्रकार से पैसा जुगाड़ करके निकाला था, पैसा हार गए, लत ऐसी लगी कि आप धीरे धीरे पैसे की जरूरत के आधार पर घर में से सामान निकाल निकाल के चोरी करने लगे। आपको लगता होगा ये बात मजाक है, ये रियलिटी है। सरकारें ऐसे ही कोई कदम नहीं उठाती। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें गेम की लत ने इतना बिगाड़ा कि वो आज सलाखों के पीछे हैं। कई ऐसे नॉन आसपास हमारे हैं जिन्होंने इस सट्टेबाजी की लत में अपने आप को इस प्रकार से इन्वॉल्व पा लिया कि पहले वो घर का सामान चोरी करने लगे, पिताजी के पर्स में से पैसे निकाल लिए, माताजी के गहने निकाल लिए, घर का कोई ऐसा सामान जो बेचा जा सकता है उसको निकाल लिया, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है वो चीज निकाल ली, फिर पड़ोसी के बल्ब खोल लिए, किसी के सामान, किसी की बाइक चोरी कर ली। धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर चोरी की परंपरा पनपने लगती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब सरकारों को यह समझ में आया कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, गैम्बलिंग के अंदर एंट्री कर रहे हैं और साथ में ऑनलाइन गेम खेलते समय ये एडिक्शन में फंस रहे हैं जो अलग। इन सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, केंद्र सरकार शांत क्यों बैठी थी सर? उसको भी तो लगाना चाहिए था ना, उसने क्यों पाबंदी नहीं लगाई? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भारत की अनुसूची 7 के अंदर विषयों के बंटवारे जब किए गए तो उसमें से राज्य सूची के अंदर जो 61 विषय डाले गए, उन विषयों में गैम्बलिंग जो है वो राज्य सूची का विषय है। सट्टेबाजी, जुएबाजी राज्य सूची का विषय है। ऐसी स्थिति के अंदर इस पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्य के पास है, इसीलिए राज्यों ने अपने अपने लेवल पर कानून बनाए। कर्नाटक सरकार के द्वारा यह जब कानून बनाया गया तो इस कानून को फिलहाल हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि यह क्या हुआ? कर्नाटक सरकार ने तो कानून अच्छा सोच करके बनाया, कानून का नाम रखा पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021, लेकिन इस एक्ट के मेजर पोर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। कहा है कि नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो आप। बोले क्यों गलत कर रहे हो? बोले आप लोग बच्चों को खेलने से रोक रहे हो। बोले अच्छा, खेलने से रोक रहे हो से क्या मतलब हुआ? बोले आप उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो। बोले उल्लंघन मूल अधिकारों का कैसे साहब, कैसे उल्लंघन कर रहे हैं, जरा कोई बताएगा? अच्छा साहब, तो अब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर मूल अधिकार नंबर 19, हाँ भाई, अभी रिसेंटली एक मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कि आपका वो जो 20% का डिस्काउंट था वो 19 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, सुनिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच के जो आर्टिकल्स हैं उनमें से आर्टिकल नंबर 19 का जो 1G है, जिसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। यदि आपने किसी व्यक्ति के खेलने पर, आपने उसके निवेश के ऊपर रोक लगाई तो आपने उस व्यक्ति के एक बड़े मूल अधिकार कौन सा है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G, इसके प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने का, उसको अपना कोई भी धंधा चलाने का परमिशन जो दिया जाता है, आपने उसके ऊपर रोक लगा दी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो उसे जीने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए हम आपके कानून को रद्द करते हैं। मार्केट गर्म है साहब, मार्केट एकदम गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जहां एक और दिखाई दे रहा है कि लोगों की जान जा रही है, बच्चे गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहीं पर ये जो फैंटेसी खेल खेलने वाले, रमी सर्कल खेलने वाले, ड्रीम 11 खेलने वाले जो लोग बाग हैं, या फिर वो जो कंपनियां हैं जो इन्हें खिलवाती हैं, इन कंपनियों ने कहीं ना कहीं कानून को प्रभावित करने का कार्य किया है। बस मैं इतना ही अधिकतम बोल सकता हूं। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने तो बहुत सही निर्णय लिया था लोगों को बचाने के लिए। अब साहब कोर्ट की दलील सुनिए। कोर्ट ने यहां पर खेल को 2 भागों में बांट दिया। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा कि क्या तुमको पता है ऑनलाइन गेम 2 प्रकार के होते हैं? बोले कौन कौन से? एक होता है गेम बाय स्किल और एक होता है गेम बाय चांस। दोनों ही चीजों के अंदर अपना अपना फीलिंग है। हम गेम बाय चांस को इसलिए मना नहीं करते
क्योंकि वो उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा कहते हुए कानूनी रूप से इस चीज को कर दिया गया। सरकार परेशान हुई। सरकार ने कहा कि जनाब ये कर तो दिया, लेकिन अब आप इसकी परेशानियां और जान लीजिए। करोड़ों रुपया लगा है। लोग, आप देखिए ना साहब, आईपीएल की प्रमुख स्पॉन्सर कंपनी ड्रीम 11 थी, शायद आप में से किस लोगों ने देखा हो। एमपीएल क्रिकेट के एडवर्टाइज आपने देखे हो। इतना पैसा कमाया है तभी तो लगाया है। अब सवाल यह बना कि जब ये लोग इतने बड़े लेवल पर खेल रहे हैं तो सरकार को टेंशन क्या है? सरकार क्या चाहती क्या है? सरकार चाहती है कि साहब इन लोगों के हवाले से जो पैसा जा रहा है वो पैसा सरकार को नहीं मिल रहा है। बोले अच्छा, मकसद ये है कि आप भी चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लगा दिया, ऐसा एमपीएल के थ्रू प्राप्त होने वाले पैसे से, जो कमाई से जो पैसा आ रहा है, उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी हो, ऐसा बोलिए ना। बोले हाँ सर, बोलना तो वही चाह रहे थे, जब तक कानून नहीं बनाएंगे तब तक ये लोग हमको भाव ही नहीं देंगे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम भी बंद तो नहीं करना चाह रहे थे सर, ऐसे क्या कर रहे हो आप? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा सुनो, एक काम करो, इसको रेगुलेट करो। जैसे भारत सरकार ने समझदारी से काम किया, क्रिप्टो करेंसी बैन कर देते तो इससे नुकसान किसका होता? सरकार का। बैन करते तो क्या होता? आदमी कोई और इलीगल काम करता। यहां कम से कम सब कुछ लीगल प्रकार से किया जा सकता है। उसके अकाउंट से जब बैंक में पैसा आए 30% काट के साथ में रख लो, कुछ नहीं मतलब है किसी को। अच्छा, वीडियो गेम वालों के साथ भी ऐसा करो। एमपीएल से जो आप लोग पैसा कमा रहे हैं इसको रेगुलेट करो यार, कहां घूम रहे हो? हाँ तो सर यही तो चाह रहे हैं कि कहिए हमसे कि हम रेगुलेट कर पाए। करो आराम से, तो रेगुलेशन बनाए जाए, इनको बैन ना किया जाए, ये सरकार को निर्देशित किया गया है। यानी कि आप लोड मत लीजिए, बढ़िया तरीके से इसे रेगुलेट करिए। इट इज टाइम टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग और रेगुलेट इट। तो आंसर है कि बैन नहीं, रेगुलेट करिए। थोड़ा आप भी कमाइए, कहां रह रहे हो? मरता है तो मरने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? बालक ही तो है, घर में चोरी कर रहा है तो करने दीजिए ना, माल बिकने के बाद तो आप ही के पास ना आएगा। लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप लॉ बनाइए, ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम जो है उनको आगे चलाइए। हाईकोर्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर से कहा, फ्री टू ब्रिंग एनी लॉ इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन, एंटायर एक्ट नॉट क्वेश्चन। हमने पूरा की पूरा कानून आपका रद्द नहीं किया है। हम गेम खेलने को क्रिमिनलाइज, बैटिंग और प्लेइंग के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के जो काम है वो राज्य को ही करना है। तो यानी बैन के खिलाफ केंद्र वो कोर्ट भी नहीं है, और वो कहना चाहती है कि आप इसे रेगुलेट करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएं। आपको और जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसे कानून पहले तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी लाए गए थे, केरल हाईकोर्ट के द्वारा भी लाए गए थे, लेकिन इन सभी कानूनों को वहां की जो भी कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स ने इन्हें रद्द कर दिया था। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। वायलेंस इन वीडियो गेम, मैंने आपको ये सारी की सारी जानकारी दे दी। इसके ऊपर आपसे बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी जा सकती है, देखी जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, 73% पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो शूटिंग का गेम खेलना चाहते हैं, एडवेंचर गेम खेलना चाहते हैं। 45% ने कहा कि वो अपने बच्चों को गैजेट्स का उपयोग करने से रोक ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों में एक गजब लेवल का एडिक्शन आ चुका है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो गेम खेलने का एकदम एडिक्टेड हो चुके हैं। आवश्यकता है कि आप खुद ही इस चीज में जागें और आगे जाग करके अपनी तरफ से सरकारों को कुछ सोचने के लिए विवश करें। मेरे प्यारे साथियों, यदि बात की जाए कि क्या केंद्र के पास कोई कानून है गैम्बलिंग को रोकने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 बनाया गया, जिसमें लॉटरी को इंडिया के अंदर लीगल बनाया गया। लीगल इन इंडिया, लॉटरी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्लेस ऑफ ड्रॉ शुड बी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि लॉटरी हमारे यहां पर इलीगल नहीं मानी गई है। इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी की धारा 1860 में, आईपीसी 1860 के अंदर कोड हैड प्रोविजंस फॉर पनिशिंग एनीवन हु इज अनोयंस ऑफ अदर डज एनी ऑब्सीन एक्ट इन पब्लिक प्लेस और साइंस recites, utters any obscene song, ballad, word or near any public place. These provisions of IPC may attract if any obscene matter is used for purpose of advertising, betting, gambling activities. यानी कि जुआ खेलना, सट्टेबाजी को प्रमोट करना, इसके लिए अगर कोई भी विचार प्रकट होता है, कोई भी प्रचार होता है, तो उसको रोकने का प्रावधान बनाया गया। लेकिन अभी भी मेरे प्यारे साथियों, देश में
गैम्बलिंग और लॉटरी और बैटिंग, इन सभी को लेकर के जो कानून हैं वो बड़े ही अस्पष्ट हैं और उसी अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए भारत में बहुत सारे ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनीज आ चुकी हैं जो कि बच्चों को एक प्रकार से जुए में धकेल रही हैं, जो उन्हें लालच देती हैं कि आप अपनी टीम बनाइए, पैसे जीत जाइए, आप खेल में खेल जीतिए, चाहे आप लूडो खेलिए, चाहे आप रमी खेलिए, चाहे आप क्रिकेट खेलिए, बस पैसे लगाइए। और पैसे लगाने के लिए उन लोगों ने बकायदा जो भी वॉलेट्स हैं, चाहे पेटीएम वॉलेट है, चाहे फोन पे वॉलेट्स है, उनको आपस में जोड़ दिया है और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि क्लास के अंदर कमेंट भर भर के कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि भैया कमेंट्स को थोड़ा कंट्रोल करके करें। एक बालक है, टेक्निकल टीम अगर ना सोई हो तो इस बालक को जो है एक बार के लिए अच्छे से इस खेल को खेलने के लिए मना दीजिए। यह 100% कोई ऑनलाइन गेम का चैनल है जो कि कमेंट बॉक्स के अंदर भर भर के कमेंट कर रहा है ना। टेक्निकल टीम, इनके रोजगार पर असर हमारी वजह से नहीं होगा, कृपया करके इन्हें ब्लॉक करिए, ठीक है, अगर आप जग रहे हो टेक्निकल टीम। हाँ जी, क्लियर। तो उम्मीद है कि आप सबको यह बात समझ में आ रही हो, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तेलंगाना का मामला इन दिनों विवादों में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जो हैं, उनके द्वारा केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या आरोप लगाया गया है? आरोप यह लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने द्वारा बिजली की खरीद के ऊपर कानून बनाती है और कहती है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केंद्र के कहे अनुसार परचेज करनी होगी। अच्छा साहब, क्या है पूरी कहानी, आइए हम लोग जानते हैं। साथियों, क्या है इस कहानी को समझने के लिए हम आपको थोड़ी सी बात विस्तार में बताते हैं। आपको शायद पता हो कि भारत के अंदर बिजली जो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा होती है, उस रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा हुई बिजली को भारत में खपाने के लिए हर राज्य से कुछ उपबंध करवाए गए हैं। उपबंध ये करवाए गए हैं कि वो जो राज्य सरकारें हैं वो कैसे ना कैसे करके उस बिजली को जो सोलर एनर्जी से पैदा हुई है, टाइडल एनर्जी से पैदा हुई है, उस बिजली का उपयोग कर सकें और उस बिजली से उपयोग करके वो उस बिजली की खरीद सुनिश्चित कर सकें। क्या है ये कहानी, आइए मैं अब आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया के अंदर आरपीओ ट्रांजैक्टरी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे राज्य सोलर एनर्जी पैदा करने में लगे हुए हैं। सोलर एनर्जी पैदा करने के बाद केंद्र सरकार ने टारगेट लिया हुआ था कि 2020 तक जो सोलर एनर्जी से बिजली पैदा हुई, इस बिजली में से 15% बिजली का हम उपयोग राज्यों के अंदर ही कर लेंगे। इस काम को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन नाम का एक फैक्ट बनाया, आरपीओ जिसे कहा जाता है। क्या है ये? रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। रिन्यूएबल बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको परचेज किया जा सके, उसको लेकर के कुछ ऑब्लिगेशंस बनाए गए। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ जवाबदेही बना दी गई, ठीक है। लेकिन जो रिन्यूएबल ऑब्लिगेशन, परचेज ऑब्लिगेशन बनाए गए, इनका राज्य सरकारों के द्वारा सही मायने में उपयोग नहीं हो रहा है। आपके ऊपर से निकल गया, क्या हुआ मतलब समझे नहीं सर? इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने सबसे कह के सोलर सिस्टम लगवाए, उससे जो बिजली बनकर के आई, बिजली के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बिजली को आप अपने पास किसी बैटरी में सुरक्षित नहीं रख सकते। बैटरी में सुरक्षित नहीं रख सकते से मतलब समझ रहे हैं? आप उसे इस तरह से नहीं कि आज बना ली, इसे सेव कर लो, आने वाले अगले साल में इसका उपयोग करेंगे, नहीं। बिजली आज बन के आई है तो आज की आज ही इसका उपयोग होना चाहिए। ऐसी स्थिति में चूंकि भारत में हम लोग रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना शुरू किए हैं, ऑलरेडी भारत में पानी से बिजली पैदा हो रही थी, कोयले से बिजली पैदा हो रही थी, परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा हो रही थी। तो होता क्या है कि हमारे पास जब इतने प्रकार के साधन थे कि तमाम प्रकार से बिजली हमारे पास पैदा हो रही थी, तो जब राज्य सरकारों से कहा जाता है कि आप सोलर एनर्जी परचेज कर लो, तो राज्य सरकारें उसके अंदर नानुकुर करती हैं, यानी कि उन्हें उस बिजली को परचेज करने में जोर आता है। हम क्यों करें, हमारे पास तो ऑलरेडी बिजली आ रही है ना। आप ऐसे समझो, आपके पास घर में ऑलरेडी, जैसे आपके पास मान लीजिए गेहूं जो है वो आप लोग मार्केट से परचेज करते हुए आ रहे थे, हमेशा खाते हुए तो आ ही रहे थे।
अब अचानक कोई आता है आपसे ये कहता है कि एक काम करो, इतना गेहूं जो है ना वो आप हमारे यहां से परचेज करना शुरू करो। राज्य होने के नाते आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोई हमसे क्यों कह रहा है कि गेहूं हमारे यहां से परचेज करो। वो इसलिए कह रहा है कि आप जब वहां से परचेज करेंगे तो वो लोग भी इंसेंटिवाइज्ड हो जाएंगे। इंसेंटिवाइज्ड होने का मतलब यह हुआ कि उन लोगों के पास भी पैसा पहुंचेगा और वो उसका उत्पादन और तेजी से करने लगेंगे। अगर भारत में रिन्यूएबल एनर्जी राज्य परचेज करना शुरू कर दें तो जो भी सोलर सेट लगे हुए हैं उन सबको भी मोटिवेशन मिलेगा ना। तेलंगाना सरकार परचेज नहीं करना चाहती। अब आप पूछेंगे कि सर क्या ये प्रदूषण फैलाना चाहते हैं, क्या ये कोयले से एनर्जी पैदा करना चाहते हैं? जी नहीं। तेलंगाना सरकार कहती है कि हम तो पहले ही क्लीन एनर्जी पैदा करते हैं। बोले कैसे? बोले हम तो हाइड्रो पावर से एनर्जी पैदा करते हैं। हाइड्रो पावर बोले तो हम पानी गिरा करके टरबाइन घुमाते हैं और उससे 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। जब हम ऑलरेडी 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं तो हम सोलर एनर्जी से क्यों एनर्जी परचेज करें? जिससे प्रदूषण नहीं हो रहा वो भी हाइड्रो पावर है, जिससे प्रदूषण नहीं हो रहा वो भी सोलर पावर है। दोनों एक ही तरह की तो एनर्जी है। बात समझ में आ रही है? इधर की तरफ आरोप यह लगाया जा रहा है तो अब क्या है साथियों, अब जाकर के हम बोल पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। हमसे क्या है, बोला नहीं जाता है सुबह सुबह, और हमारी चाय आजकल मजबूरी हो गई है। हम चाय आधी चाय पिए। अब घर वालों को क्या है कि आज शायद मैडम नाराज थी हमसे तो चाय देके ही नहीं गई और हम खींच खींच के बोले जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं खुद पे। बीच में से फोन मिला दिए मैडम को, फोन पे चाय ले आओ। क्या करें? देख लो आपके गुरुजी कितना स्ट्रगल कर रहे हैं और एक आप हैं कि बस भाव ही नहीं दे रहे हैं। आगे सुनिए साहब। तो अब क्या था? तो साहब अब सवाल ये था कि भारत के अंदर जिस जगह भी रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली पैदा हो रही है, जब राज्य सरकारों से कहा जाता है कि परचेज कर लो तो वे बहानेबाजी कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार की मजबूरी यह है कि वो वादा कर चुकी है कि 2020 तक ही, जब ये निकला है उस तक ही कुल ऊर्जा का 15% जो ऊर्जा है वो रिन्यूएबल उपयोग में ली जाएगी। अब जब कुल ऊर्जा का 15% रिन्यूएबल उपयोग में ली जाएगी तो तेलंगाना जैसे राज्य जब खरीदेंगे ही नहीं तो सरकार को तो प्रेशराइज करना पड़ेगा ना। केंद्र सरकार को तो जोर देके कहना पड़ेगा ना कि बिजली परचेज कर लो, बिजली परचेज कर लो। अब आप पूछेंगे केंद्र सरकार की तरफ से बोलता कौन है? हमने कहा मंत्री बना रखा है इस काम के लिए, मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है आर.के. सिंह साहब। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, कोई विभाग भी है क्या? बिल्कुल है। सोलर पावर के लिए भारत में बकायदा एक विभाग बना रखा है जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हर राज्य को प्रेशराइज करता है। अब चंद्रशेखर राव जी ने भारत पर आरोप क्या लगाया है, केंद्र सरकार पर आरोप क्या लगाया है कि मोदी जी जो है वो राज्यों से ये तो कहते ही हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी परचेज कर लो, ये भी कहते हैं कि उस कंपनी से परचेज कर लो। अब आप पूछेंगे कौन सी कंपनी से? बताते हैं। भारत के अंदर सोलर एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी पैदा करने में आजकल अंबानी, अडानी, टाटा फाटा सब लग गए ना। तो बोले पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेकर के बोलते हैं कि उस कंपनी की बिजली पैदा खरीद लो। तो इसी चीज के लेकर के राज्य में और केंद्र में विवाद चल रहा है। ऐसी स्थिति में रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर ने साफ कहा है कि साहब पॉलिटिक्स करना बंद करिए। हमने ये नहीं कहा है कि किस कंपनी से परचेज कर लीजिए, हमने कहा 15% बिजली हमको खपत करनी है, आपको परचेज करनी है। आपके मन में आए जिससे परचेज करिए। इवन आप SECI से भी मत लो, अपनी मर्जी से ले लो, पर बिजली तो लो। अदरवाइज फिर हम कैसे पॉल्यूशन मिटाएंगे, कैसे हम कोयले पर डिपेंडेंसी खत्म करेंगे, कैसे बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे? उनका तथ्य भी सही है। इसी बात की चर्चा करते समय एक आंकड़ा निकल के आया जिससे कि आपको भी वास्ता होना चाहिए। आंकड़ा क्या निकल के आया? जो ये है ना, मैंने आपको बताया रिन्यूएबल एनर्जी का जो परचेज ऑब्लिगेशन है, इसके अंदर अगर आप देखें तो सरकार ने धीरे धीरे इसकी परसेंटेज बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जब राज्यों से हम कहते हैं कि बिजली परचेज कर लो तो देखो साथियों, इतने सारे राज्य ऐसे हैं जो कि राज्यों के कहने के बावजूद बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, अंडमान, पंजाब, मेघालय, छत्तीसगढ़। अभी कुछ इस प्रकार से हो गया है
कि सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना है बस। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने कहा रिन्यूएबल एनर्जी परचेज कर लो, नहीं कर रहे जाओ। वही स्थिति यहां पर निकल करके आ रही है जो फैक्ट आपको दिखा रहा है। इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका कुछ नहीं है। बचने के तरीके के नाम पर केवल यह कह सकते हो कि सरकार इनको इंसेंटिवाइज करे कि पैसा ले लो और फिर ये बिजली परचेज कर लो। फिलहाल के लिए कुछ और निकलकर यहां पर आ नहीं रहा है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया जो है ना, ये सारे काम करती है, जो कि प्राइवेट बिजली को परचेज करवाने का काम करती है। भारत में केवल गुजरात और उत्तराखंड, ये दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने आरपीओ, जो कि कहा हुआ ऑब्लिगेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी परचेज का जो ऑब्लिगेशन है, उससे ज्यादा बिजली परचेज की है। राजस्थान बिल्कुल उसके नजदीक है, आरपीओ के नजदीक, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के नजदीक, जिसमें केंद्र सरकार ने जितनी प्राइवेट मतलब वो एनर्जी परचेज करने की कहा, उतनी ये लोग परचेज कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन क्या है ये हमने बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर तेलंगाना का और इनका क्या विवाद है वो हमने आपको बताने का प्रयास कर दिया। इससे और कुछ होना हो, आपको यह जरूर पता चल गया कि भारत में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, भारत में अचानक एक त्योहार बहुत तेजी से मनाया जा रहा है। भारत में चुनाव है, उस परिप्रेक्ष्य में इस न्यूज को पढ़ें। गुरु रविदास जयंती, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन जनाब, गुरु रविदास जयंती का इतना जबरदस्त कवरेज शायद आपने पहले इतनी तेजी से ना देखा हो, रिसेंटली देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? चलिए, बस मैं तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताऊंगा। कौन थे संत गुरु रविदास, क्या है इनकी पूरी उपलब्धियां, भक्ति आंदोलन में क्या है इनका योगदान, वो तो सब हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि पंजाब चुनाव में इनका महत्व क्या है, जिसके चलते हुए पंजाब के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए। 14 की जगह 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। 16 फरवरी को संत गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं, इनकी जन्मतिथि के आधार पर जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए अवतार में देखे गए। देख रहे हैं आप, कभी ड्रम बजाते हैं, कभी खोपड़ी बजाते हैं, कभी जो है झांझ मंजीरे बजाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पेशल ओकेजन पर गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जो दिल्ली में है वहां पर गए, रविदास जी को याद किया, बकायदा उनके कीर्तन में भाग लिया। बहुत बढ़िया से साहब जो है इन्होंने म्यूजिक बजाया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा जान लीजिए क्या है कहानी। सब तरफ न्यूज में एक ही चीज, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, सब तरफ सद्भावना के प्रतीक रविदास जी पूजे जा रहे हैं। निश्चित ही रविदास जी बहुत महान हैं, लेकिन पंजाब में इलेक्शन जो 14 फरवरी का होना था, उसे 20 फरवरी का इस पर्टिकुलर त्योहार के लिए पोस्टपोन किया गया। क्या कारण है? चलिए तो मैं आपको कारण बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, 645वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु रविदास जी की सेलिब्रेट की गई 16 फरवरी 2022 को। इन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ इंडिया के भक्ति मूवमेंट के ये काफी रिनाउंड संत रहे हैं। भक्ति मूवमेंट, जिसको कि आप लोगों ने संत रामानुजाचार्य के साथ जाना, उनके परम शिष्यों में से एक रहे। बनारस में इनका जन्म हुआ। जन्म के साथ इनकी जयंती के अवसर पर इलेक्शन कमीशन ने सिंगल फेज स्टेट असेंबली इलेक्शन की डेट सरकार के 20 तारीख कर दी। इसके साथ कुछ तो जुड़ा होना तय था। क्या जुड़ा हुआ है तो मैं आपको बताता हूं। साथियों, असल में अगर आपको मालूम हो तो पंजाब में अधिकांश पंजाबी जो सिख रहते हैं, जो उनका सबसे सेक्रेड ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संत रविदास जी के द्वारा 41 पोयम लिखी हुई हैं। यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसे लिविंग गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु ग्रंथ साहिब को इतनी ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि 10 गुरु हुए सिखिज्म में, उसके बाद 11वें गुरु नहीं हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि गुरुओं ने पैदा होना बंद कर दिया। मतलब यह है कि फिर इस पुस्तक को ही लिविंग गुरु मान लिया कि इस पुस्तक में जो लिखी गई बातें हैं, अगर उन्हीं को फॉलो कर लिया गया तो एक व्यक्ति सच्चा सिख बन सकता है। इस पुस्तक के अंदर जो बातें लिखी हैं उसमें से 41 कविताएं जो हैं वो संत गुरु रविदास जी के द्वारा लिखी हुई हैं। अर्थात यह निकला
कि भक्ति मूवमेंट के जो ये संत हैं, इनका प्रभाव पंजाब की सिख कम्युनिटी पर तो है ही है। इसके अलावा जो रविदासी लोग होते हैं वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसी स्थिति में ये पंजाब के अंदर दोआब रीजन के अंदर पाए जाते हैं और डेरा सचखंड बल्ला करके जो स्थान है वहां इनका सबसे बड़ा डेरा है, जहां 20 लाख फॉलोअर जो हैं वो दुनिया भर से यहां आते हैं। सारे तथ्य आपस में जोड़ लीजिए। भारत में रविदास जयंती भी है और चुनाव भी है, दोनों का संगम हो जाए तो फिर कहना ही क्या। और यहां पर वही चीज आप लोगों ने देखी है। तो गुरु रविदास जी जो हैं उनकी जयंती के अवसर पर बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं इस नंबर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए। अगर हम बात करें कि साहब रविदास जी की उपलब्धियां क्या रही, निश्चित ही वे एक बहुत ही प्रमुख संत थे जिनके द्वारा भक्ति मूवमेंट चलाया गया। समाज के अंदर समानता, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जैसे भाव फैलाए गए। इसके साथ साथ इनके द्वारा मतलब ये बनारस के अंदर पैदा हुए थे, भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। 41 वर्सेस गुरु रविदास जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखी गई थी, जो कि गुरु अर्जन देव जी के द्वारा कंपाइल्ड की गई थी, जो कि 5th गुरु हुआ करते थे। भारत के अंदर सोशल जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आदि जो है वो गुरु रविदास जी की फिलॉसफी का एक अभिन्न अंग हुआ करता था। भारत के जो चीफ आर्किटेक्ट रहे BR अंबेडकर, उन्होंने भी अपने द्वारा गुरु रविदास जी के प्रिंसिपल्स के प्रति आस्था व्यक्त की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुरु रविदास जी कितना ज्यादा आज के समय में महत्व रखते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए हों। ये तो थे साथियों एनालिसिस वाले प्रश्न। इनके साथ एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त रूप से मेंशन करना चाहूंगा जिसे शायद आप याद रख लें। जानकारी यह है कि आज शाम को 6 बजे आपकी एक फ्री स्पेशल क्लास है, अगर समय मिले तो उसमें उपस्थित हो जाएं। फ्री स्पेशल क्लास के अंदर आप लोगों को सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप चैप्टर को कल भी मैंने पढ़ाया था, आज भी मैं उसके अंदर डील करने वाला हूं। इसके बाद में 7 बजे आप लोगों का पेड बैच चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी उसमें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अंकित 10 मेरा रेफरल कोड है, उस पर 20% डिस्काउंट वाला जो ऑफर है वो बढ़ाकर 19 तारीख तक के लिए कर दिया गया है। यदि आप में से कोई भी बच्चा अभी तक भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाया है अनअकैडमी का, तो 19 तारीख तक वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। ठीक है, चलिए कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की हम बातें करते हैं। वर्ष 2021 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो रेलटेल नाम से कंपनी है, उसके द्वारा ICAI अवार्ड हाल ही में एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर प्राप्त किया है। रेलटेल जो है वो ICAI अवार्ड प्राप्त करने वाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली पत्रिका बन गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। यह तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लस्सा बुखार, ये साथियों काफी ज्यादा, मैं इसके ऊपर इशू भी करने की सोच रहा हूं, लेकिन फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन सुन लीजिए कि यूके के अंदर एक फीवर निकल के आया है, जिसके अंदर मतलब काफी ज्यादा अनजान तरीके से ये चीज निकल करके आ रही है। लस्सा फीवर इंग्लैंड के अंदर है ना, और इस फीवर के बारे में कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के कुछ जो लोग हैं जो अफ्रीका से ट्रेवल करके आए, उनके अंदर इस प्रकार की बीमारी पाई जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। नाइजीरिया के अंदर जो लस्सा करके जगह है, 1969 में सबसे पहले वहां से इसको डायग्नोज किया गया था, है ना। ये वायरस जनित बीमारी है जिसके अंदर मोर्टेलिटी भी होती है। इसके अंदर फीवर आता है, मतलब चक्कर आते हैं, वीकनेस आती है, सर दर्द होता है, ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये चूहों से फैलने वाली बीमारियों के रूप में देखी जाती है। वर्तमान में ये यूके के अंदर काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है। साउथ मतलब अफ्रीका से जनित बीमारी है ना। सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया समेत तमाम पश्चिमी अफ्रीका के अंदर ये पाया जाता है। वर्तमान में यूके के अंदर इसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी के साथ में वेदांता नाम की जो कंपनी है, उसने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ में समझौता किया है, ताकि इसकी वजह से निर्माण किया जा सके। किस चीज का निर्माण किया जा सके साथियों? सेमीकंडक्टर का। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में सेमीकंडक्टर क्राइसिस एक बहुत बड़ा वो बन चुका है, मतलब विवाद बन चुका है, जिसके चलते हुए अब सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन भारत में ही हो, इसके लिए वेदांता ग्रुप ने फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है, जो कि एक ताइवान की कंपनी है, और भारत के अंदर ही जॉइंट वेंचर के रूप से इसका निर्माण किया जाएगा। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। ताइवान जो कि चीन के द्वारा हड़पने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में किस महान गायक और संगीतकार का निधन हुआ?
तो बप्पी लहरी का साथियों हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अपने संगीत के लिए तो ये जाने ही जाते थे, अपने विशेष ड्रेसिंग सेंस के लिए भी इन्हें याद किया जाता था। हेल्थ इश्यूज के कारण इनकी मौत हो गई। 69 वर्ष के ये हुआ करते थे। मुंबई के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट थे जब इनकी मृत्यु हो गई है। अपने द्वारा डिस्को म्यूजिक के लिए ये जाने जाते रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस 2022 किस तिथि को मनाया गया? 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है वो मनाया गया था। क्रिएटेड 2002 चिल्ड्रन चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया गया था। 93 देशों के अंदर 5 कॉन्टिनेंट के अंदर इसको मनाया जाता है। बच्चों के अंदर कैंसर अवेयरनेस के लिए इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आईसीसी ने किसे जनवरी माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का रूप में चुना है? कीगन पीटरसन और हीदर नाइट को हाल ही में चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। कीगन डेली पीटरसन को साउथ अफ्रीका के अंदर राइट हैंडेड बैट्समैन है जिनको इस चीज के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी बन गई है? तो डाबर जो है वो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बन गई है, यानी लार्जेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल फर्म के रूप में निकल करके आ रही है, डाबर लिमिटेड, जिसके द्वारा मतलब गाजियाबाद के अंदर प्लास्टिक इसका मुख्यालय है। और ये मतलब एक तरह से ये समझिए कि इसके द्वारा जो प्लास्टिक का उत्पादन है उतना ही प्लास्टिक का रिमूवल भी किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में किसी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 21 के लिए चुना गया, तो संदीप बख्शी जो हैं उनको आईसीआईसीआई बैंकिंग बख्शी मतलब पुरस्कार से सम्मानित बैंकर के रूप में पुरस्कारित किया गया है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस राज्य में मेदाराम जतारा महोत्सव के 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए? तो तेलंगाना राज्य के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा तेलंगाना स्टेट के अंदर मेदाराम जेठारा के लिए पैसे महोत्सव के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही मारू मरू महोत्सव, जिसको रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान में मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय चलने वाला फेस्टिवल है, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। 13 से लेकर 16 फरवरी के बीच में पोखरण जो कि परमाणु बम ब्लास्ट के लिए जाना जाता है, वहां पर इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, साले मोहम्मद जो है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये काफी खास होता है ये महोत्सव। इसमें आपको रेगिस्तान की जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं वो देखने का मौका मिलता है। अगर समय निकले तो चले आइए राजस्थान, थोड़ा घूम जाइए, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करिए राजस्थान में आके। 18 फरवरी से 27 फरवरी ताज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, इंपॉर्टेंट जानकारी जान लीजिए कि अनअकैडमी पर रेफरल कोड अंकित 10 से 10% डिस्काउंट के स्थान पर 20% डिस्काउंट अभी 19 फरवरी तक चलने वाला है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी इसको परचेज करना चाहता है तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाती हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार